हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग आगे है एनसीईआरटी के जो श्रृंखला चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए आप लोग को बता दें, क्लास 9th का भूगोल एनसीईआरटी चल रहा है। इसमें से हम लोग 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। 1, 2, 3, 4 चैप्टर क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। और अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 जो क्लास 9th एनसीईआरटी का है, भूगोल। तो इससे पहले भी क्लास 6, 7, 8 भूगोल का टोटल जितना भी चैप्टर है सारा का सारा अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास 6, 7, 8 अलग अलग प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के जो भी 6 से लेकर अभी तक में हो रहा है आप उसको इसमें समझ सकते हैं। और बता दें कि चैनल पे 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का सभी सब्जेक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एनसीईआरटी का जो एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क एक्चुअली देखा जाता है कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करना बहुत कोई नहीं करते हैं और कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जीके में नहीं आता है। तो आप 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले। उसके बाद आप फिर अदर बुक देखेंगे भी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आपको मन में एक रहेगा कि हाँ 6 हम 12 की है। तो कॉन्फिडेंस भी से भी बहुत सारा क्वेश्चन में आप फाइट कर सकते हो। तो चलिए बातें को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नेम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हाँ चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। जो न्यू है बता दें कि हम लोग लाइन बाय लाइन इसमें रीड करते हैं, एकदम हर लाइन जो बुक में दिया वही रीड करते हैं, उसको समझने का भी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदान में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व की 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देश में 4थे स्थान पर है। ठीक है, किसमें वृक्षों के पाने के प्रजाति में कितना तरह का 47,000 विभिन्न प्रजातियाँ पौधे के पाए जाते हैं और 12 जैव विविधता वाले देश में से एक है। ठीक है, और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। ये भी याद रखने वाली बात है कि भारत में लगभग कितने 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल तथा कबक भी पाए जाते हैं, जो कि बिना फूल का होता है, याद रखेंगे। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्र पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलों, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अब ये बात याद रखेंगे, है ना। विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो प्राकृतिक वनस्पति को क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति, ये भी याद रखेंगे। फिर ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप जानते हैं कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए उन्हें विदेश कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से रीड करना होगा। वनस्पति जगत का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। अब याद रखेंगे इस बात को। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय काटिले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैनग्रोव वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कौन कौन से कितने प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वनस्पति याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती सब याद रखेंगे। उसके बाद है, देखिए इसको याद कर लेते फिर से। वनस्पति के प्रकार क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय काटिले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैनग्रोव वन।
अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम लोग इस बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यह वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के उत्तरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह वन क्या? पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि यह क्षेत्र वर्षा व गर्म तथा अर्ध रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती है और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाई से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे अबनुस, क्या बोलेंगे इसको, अबनुस है ना, जिसके एबोनी कहते हैं, मोहगोनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना है। ये क्या है? इन वनों में पाया जाने वाला। ये सब कौन सा है? याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यही क्वेश्चन बनता है कि सब वन कौन से में आता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं, है ना। अबनुस, महागोनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आखिर ये जो मानचित्र दिया हुआ किस चीज़ का मानचित्र है, ये आप देख सकते हो। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? मानचित्र को देखकर पता लगा कि राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। तो प्राकृतिक वनस्पति आप देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्वतीय मैनग्रोव और ना उष्णकटिबंधीय कटेले वन। अब मैनग्रोव आप देख सकते हो यहाँ पे जो ज़्यादा रहता है, पता ही होगा आपको, बंगाल की इधर तरफ समझ में आ रहा है, इधर भी मैनग्रोव वन है। तो आप इस बार देख सकते हैं, इस बार जो कि वनों का कितना क्षेत्र है वो दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, याद रखना है। अब देखिए इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन है। ठीक है। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो एक सींग वाले गेंडे कहाँ मिलते हैं? असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है? स्थल है ना, परत। एक तरह से देख सकते हैं कैसे ऊंचाई होता है वन का। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप देख सकते हो। अब देखो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है? यह भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ वन है। भारत में सबसे क्या फैला हुआ है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखना, अभी देखे भी थे मानचित्र में हम लोग। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और यह उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्व राज्य, हिमालय व गिरिपीठ प्रदेश, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय क्या था? पर्णपाती वन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे भारत में, और है ना, इससे समझ में आएंगे। और ये क्या करता है? अपना जो पत्ता गिरा देता है ग्रीष्म ऋतु में, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपना पत्ता गिरा देता है, याद रखेंगे। और यह पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। और ये है सागौन। इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है बांस। तो इन वनों के है ना सबसे प्रमुख प्रजाति क्या है? बांस है, साल है, शीशम है। आप देख सकते हैं शीशम, साल, ठीक है। चंदेर, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां है। ये सब क्या? विष्णुपर्णपाती है ना वनों का उदाहरण है। याद रखेंगे क्या क्या था? बांस, साल, शीशम, विष्णुपर्णपाती, ठीक है ना। और चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के बीच व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 70 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह परंपरागत पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में प्राय सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। ठीक है। अब देखिए विस्तृत क्षेत्र में प्राय क्या? तो सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं, ये तो साफ कर लिए गए हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होते हैं। अब देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन,
अब देखिए इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरन और हाथी है। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। आप देख सकते हो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हम लोग नॉर्मल वन देखते हैं वही है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देख काटिले वन तथा झाड़ियाँ क्या होता है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में काटिले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा का अर्थ शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। देखिए अकासिया खजूर, देखिए ये सब क्या है, कटीले वन। जब बारिश कम होगा वहीं पे होगा, है ना। कटीले वन याद रखें 70 सेंटीमीटर से कम। तो कहाँ कहाँ है, हमने पता है गुजरात, राजस्थान सब जगह पर बारिश कम होता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क आधा शुष्क सम्मिलित है। अकासिया खजूर, इफोरविया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनके जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियाँ प्राय छोटी होती है, जिनमें बाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीली पादप पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो हम लोग पढ़े कटीले वन और झाड़ियाँ सब क्या अपना पत्ता छोड़ा रखता, ताकि उसे क्या करना चाहिए, बाष्पीकरण कम हो और जल का खपत कम होना चाहिए। और जल इसीलिए, है ना, अब लोग क्या होता है अर्धशुष्क जगह पर होता है जहाँ बारिश कम होती है 70 सेंटीमीटर से। देखिए उसके बाद है इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधे, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। अब देख सकते कटीले वन तथा झाड़ियाँ के दृश्य हम देख सकते हो। अब देखिए पर्वतीय वन क्या होता है। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार के अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र में तापमान कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद है देखिए 1000 मीटर से 200 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अर्धशुष्क कटिबंध वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टन जैसी वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी, ठीक है, आप देख सकते हो शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर। तो चीर ये सब किसका उदाहरण है, पर्वतीय वन का उदाहरण है। पर्वत वन समझ रहे होंगे 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्र में अर्धशीतोष्ण कटिबंध वन पाया जाता है। इनमें चौड़ी पत्ती होती है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे वृक्ष कैसे, चीर का, पाइन का, देवदार का, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। यह वन प्राय हिमालय की दक्षिण ढलानों, दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर शीत होता है, आप याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फॉर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष है। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुँचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वह अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कर जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। देखिए यह जो बकरवाल और गुज्जर जैसे पढ़ चुके हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में, तो आप लोग नहीं पढ़े तो उसको भी पढ़ सकते हैं पहले जाके। अब देखिए अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों पर प्राय कश्मीरी महामुर्ग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बरसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइवैक्स कही के लाल पांडा घने वाले भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अब मैनग्रोव का वन क्या है, यह वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है क्या, मैनग्रोव, जहाँ ज्वार भाटा आते रहता है, याद रखेंगे आप। और वनस्पति तटीय क्षेत्र में होता है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैनग्रोव एक प्रकार की, आप पहले देख सकते हैं मैनग्रोव वन क्या है, ऐसा होता है मैनग्रोव वन, ठीक है ना। और पर्वतीय वन आप देख सकते हो। उसके बाद है कि वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। तो क्या है कि घने मैनग्रोव एक प्रकार की क्या है,
वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। तो अब याद रखेंगे मैंग्रोव वन कहाँ मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? इस सब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, तार, क्योरा व अंगूर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। तो सुंदर वृक्ष याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल व कई प्रकार के सांप भी जंगल में मिलते हैं। कहाँ? मैनग्रोव जंगलों में। इसके लिए क्या रॉयल बंगाल, अब याद अगर पूछेंगे रॉयल बंगाल टाइगर जो कहाँ मिलते हैं? मैनग्रोव वनों में। अब विचार करना है, छोड़ देना है इसको। अब देखिए वन्य प्राणी, वनस्पति की भांति ही भारत के विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यह जीवों का लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे वनस्पति की भांति ही भारत के विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति भी धनी है। तो यहाँ पे करीब 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 20,000 से अधिक, ठीक है, 20,000 से क्या अधिक पक्षी की प्रजाति पाई जाती है, ये भी याद रखें। उसके बाद है यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों के 2,546 प्रजाति है जो विश्व के लगभग 12%। भारत में विश्व के 5-8% तक उभयचरी सरीसृप सुंदर जानवर भी पाए जाते हैं। तो ये सब याद रखने वाले होते हैं। और विश्व का जो 13% क्या है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? कुल विश्व 13% है क्या? पक्षियों की प्रजातियाँ, मछली हो गया, इतना प्रजातियाँ पाई जाती है। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक में केरल के उष्ण तथा अर्ध वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। थार मरुस्थल में ऊँट और कच्छ के रण में जंगली गधे। भारतीय बेस नील गाय, चौसिंगा, छोटा मृग, गेजल जिसे कहते हैं तथा विभिन्न प्रजाति वाली हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। या बंदरों का भी एक अनेक प्रजातियाँ है। अब देखिए भारत, क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया है? अब याद रखेंगे, ठीक है, 1972 में लागू किया, याद रखेंगे। औषधि पादप क्या है, ये सब याद रखने वाली बात है, पढ़ लेंगे इसको भी। कि भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 से निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त और 49 पादपों का विनिष्ट होने के कतार में है, यानी खतरा है। भारत में प्राय औषधि के लिए प्राय प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप। सर्पगंधा क्या है? अगर आप रक्तचाप के निदान के लिए यह प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। तो अश्वगंधा क्या है? सर्पगंधा जिसे बोलते हैं सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए पाया जाता है। जामुन क्या? पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि बायासारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति का भी गुण है। बीज का बना हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायक होते हैं। अब अर्जुन देखे, ताजे पत्ते की निकला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक करता है। यह रक्तचाप के नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अर्जुन। बबूल का क्या है? इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी के दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार क्या है? एक फोड़ा यानी अल्सर और दमा रोग के लिए प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायक करती है। कली जो है पाचन शक्ति में सहायक करती है। अपने क्षेत्र के औषधि पादपों की पहचान करो, कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारी के सब नहीं देखना है बस। अब देखिए मेडिसिन ये सब देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा, देखिए यहाँ पे क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का वन है, तो बता सकते हैं। और देखिए हम लोग यहाँ से रीडिंग करेंगे डायरेक्ट कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। तो भारतीय शेरों का क्या है? गुजरात का गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। तो बिल्ली जाति के सदस्य में कौन है? तेंदुआ, याद रखना। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला है ना बेल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है।
तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती, ये सब क्या है, यह भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं, याद रखेंगे लाल पांडा, ये सब याद रखने के बाद रखेंगे लाल पांडा भी मिलते हैं। क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगल में पाए जाते हैं। देखिए नदियों, झीलों तथा समुद्र क्षेत्र में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे घड़ियाल, ठीक है, मगरमच्छ का प्रजाति है। अब तो भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति है जो देश के वनोत्तर क्षेत्र में रहती है। हमने अपनी फसलों, जैव विविधता, पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के निश्चय से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस तथा अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, ठीक है। और एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे काफ़ी व्यस्त इलाका है, तो शोर शराबा होते रहता है, तो थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और आप जैसे बोले थे कि 10th क्लास में हम कोशिश पूरा रहेगा कि शोर शराबा ना हो, तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ तक हम लोग मनुष्य जीव और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण परिस्थिति तंत्र असंतुलित हो गया, ऐसा पढ़ चुके हैं। यहाँ से देखेंगे प्रत्येक प्रजाति के परिस्थिति तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण परिस्थिति तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियों का संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनिष्ट हो चुके हैं। काफ़ी वन्य जीव प्राणियां भी संकट में है और कुछ विनिष्ट हो चुके हैं। परिस्थिति तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्टि तथा गिरा तेजबाजी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया। कितना? 18। इनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेटे, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमगढ़ी, अचनंगढ़, कमांड सब है, देख सकता। और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में जो बढ़ते घटते रहता है, याद रखेंगे आप लोग। करंट देख लेंगे जो अभी देखे थे ये सब, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या चित्र देख सकते हैं, वन प्राणी का निश्चय क्या क्या है, बंदीपुर, मुडुलमालाई नीचे देख सकते हो। उसके बाद संजय गांधी के पास आप देख सकते हो, कपाल, पोचरम, सब देख सकते हो आप। वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, ये सब देख सकते हो। और इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क है ना, आप देख सकते हो कि पक्षी का जो वल्चर गिद्ध का संरक्षण भी खोया गया है ना, उत्तर प्रदेश में भी है इसका ही। और आप देख सकते हो सब तो जाएगा न्यूज़ का आर्टिकल्स दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सन 1992 से सरकार द्वारा है ना पादप उद्योग को वित्त तथा तकनीकी सहायता देने का योगदान बनाई गई है, ठीक है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई, यानी भारतीय भैंसा भी याद रखेंगे आप। और सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्त तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। तो ये भी काउंट करते देखेंगे, करंट देख लेंगे, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। अब देखिए हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास तत्काल समाप्त कर दिया जाए। समझ में आ गया होगा बात को। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, 18 जीव मंडल निश्चय जो आरक्षित क्षेत्र क्या क्या है, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहंग, दिवांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्तमलाई, कंचन जुंगा, पंचमुड़ी, वचनकमर, अमरकट, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष, अचलम, पन्ना, तो आप देख सकते हैं। और यह प्रवासी पक्षी आप देख सकते हैं। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वह लाल सुंदर कलिंग
बाली फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में देख सकते हैं, शायर है ना, अब देख सकते हो। और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक दर्शनीय दृश्य में से यह भी एक है। क्या आप हमारी कीमती धरोहर नहीं है? तो आप समझ सकते हो ये सब। ठीक है, धरोहर है एक तरह का जो कच्छ के रण के पास जो भी है ये सब। ठीक है, क्या आता है, साइबेरियन सारस बहुत संख्या में आते हैं, यहाँ विदेशी है। तो यहाँ पे चैप्टर का एंड होता है और यहाँ अभ्यास शुरू होता है। रबर का संबंध किस प्रकार के वनस्पति है, हम लोग देखे थे बबूल वगैरह कौन सा वनस्पति मुक्त है। अब सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिनकोना। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में है, सिमलीपाल। और भारत के कौन सा जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय में लिए गए हैं। तो सारे का सारा क्वेश्चन को आप देख सकते हो और आंसर कर सकते हो। तो हम लोग देखिए आंसर का भी श्रृंखला लाएंगे हर क्लास का, हर चैप्टर का। ठीक है ना, क्लास 6 से लेकर 12 तक। अभी जब भूगोल ख़त्म हो जाएगा 12 तक, तो उसका हम लोग शुरू से 6 से लेकर 12 तक हर क्वेश्चन है ना MCQ रहेगा हर चैप्टर से कम 50 करके। तो ऐसे करके आप करेंगे तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा 6 से लेकर 12 तक। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जो लास्ट चैप्टर रहेगा 6 चैप्टर क्लास 9 का NCERT का। चलिए मिलते हैं।